हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में लीगल टू लॉजिक पे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 34, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, मेंस के लिए, हर एक एग्जाम के लिए। और एज एन एडवोकेट, एज एन लॉ स्टूडेंट, आपको हर एक व्यक्ति को ये जरूर मालूम होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। इससे पहले जो 1 से लेकर 33 तक जितने भी सेक्शंस हैं मैंने बताया है अपने प्लेलिस्ट में जाके, मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च कर सकते हैं। सारा सारा एक एक सेक्शन मैंने डीप स्टडी करके बताया है आपको। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं सेक्शन 34, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार है। अगर आप समझेंगे तो चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 34 में। सेक्शन 34 कह रहा है एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो यहाँ पे कॉमन इंटेंशन की बात हो रही है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले है एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन। तो यहाँ सेवरल पर्सन एक्ट हो रहा है किसके द्वारा? सेवरल पर्सन के द्वारा। तो यहाँ सेवरल पर्सन का मतलब है कि कॉमन इंटेंशन में दो या दो से अधिक व्यक्ति की रिक्वायरमेंट होती है इस अपराध को। वैसे ये अपराध नहीं है, एक स्पेशल रूल ऑफ एविडेंस है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ ये कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति, मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अपराध को करते हैं प्री प्लान करके, मतलब कि अगर 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, सारे व्यक्ति एक ही माइंडसेट से, एक ही चीज को सोच के, एक ही अपराध को सोच के उस अपराध को करते हैं, और उस अपराध को करते समय सारे के सारे व्यक्ति जो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही मोटिव होना चाहिए कि मुझे वो पर्टिकुलर अपराध करना है, प्री अरेंज प्लानिंग है। तो इस केस में ये कहा जाए अगर वो अपराध किया जाता है तो उसमें इन्वॉल्व सारे व्यक्ति, चाहे वो जितने भी व्यक्ति हो, दो या दो से अधिक जितने भी व्यक्ति हो, वो हर एक व्यक्ति इस प्रकार से लायबल है जैसे कि वो कृत्य, वो अपराध उन्होंने सिर्फ अकेले ने किया है। इसका एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे कि सपोज करो 3 व्यक्ति है, तीनों व्यक्ति ने एक कमरे में बैठ के पूरा प्लान बनाया कि ऐसा है, पड़ोसी घर में जाके चोरी करना है। चोरी करने का मोटिव है पड़ोसी या आस पड़ोस कोई भी जगह पे जाके चोरी करना है। तीनों ने प्लान बनाया और तीनों फिर चले गए उसके घर पे। एक रोड पे खड़ा है, एक दरवाजे पे खड़ा है, तीसरा एंट्री मार लिया घर के अंदर। तीसरे ने क्या करा भैया, लॉकर वोकर अपना जैसे तैसे खोल के सारा पैसा निकाल के भाग गया है। तो यहाँ पे क्या है, तीनों व्यक्ति का क्या मोटिव है? चोरी करना। तो यहाँ पे अगर उनमें से कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है, तो अगर तीनों का नाम आता है तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं भैया रोड पे खड़ा था मैंने कुछ नहीं किया, या मैं गेट पे खड़ा था मैंने कुछ नहीं किया। चूंकि इंटेंशन आपका क्या है, चोरी करना, तो आप इसमें भागीदार माने जाएंगे और तीनों लोग 378 के तहत चोरी के लिए भैया उनको पनिशमेंट दी जाएगी। चोरी का अपराध उन्होंने कर दिया। तो कॉमन इंटेंशन यही हुआ। इसमें एक वर्ड है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, है एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो जो इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन था, उसको वो जो हमारा शुरुआत में जब आईपीसी ड्राफ्ट हुआ था तब वो नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया 1970 एक्ट 27 ऑफ 1970 के तहत इसको जोड़ा गया। तो एक क्वीन वर्सेस गोराचंद एक केस है जिसमें सर बर्नस पिकॉक ने मोटिव बताया था कि ये क्यों जोड़ा जा रहा है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। यहां कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति अगर प्री प्लान नहीं है तो फिर वो व्यक्ति दोषी नहीं होगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए 3-4 व्यक्ति एक बिना प्री प्लान के ऐसे ही मस्ती में कहीं घूमने निकल गए, मार्केट में निकल गए या चौराहे पे निकल गए, कहीं भी निकल गए। सपोज करो 4 व्यक्ति हैं, 4 में से चौथा जो है थोड़ा सा उसका हो सकता है सामाजिक कुछ विवाद हो या किसी व्यक्ति से दुश्मनी हो, वो बंदूक बंदूक सब रखता। उसने अचानक से अपने दुश्मन को देख लिया या किसी भी व्यक्ति को, उसने क्या कर दिया, उस दुश्मन को देख के उसको उस पर गोली चला दी। भैया बंदूक उसके पास था, गोली चला दी। तो यहाँ पे जो ए बी और सी है, क्या वो लायबल होंगे मर्डर के? क्योंकि थे तो उसके साथ ही। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे उसका जवाब है नहीं, लायबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि चारों में प्री प्लान नहीं हुआ था कि चलते हैं चौराहे पे, वो आएगा व्यक्ति उसको गोली मार देंगे। यहाँ सिर्फ इंटेंशन किसका था? सडन इंटेंशन किसका था? डी का। डी की कुछ दुश्मनी थी तो डी ने उसको मारा, तो डी ही लायबल होगा। तो इस वजह से इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन जोड़ा गया कि जब तक कि
सारे लोगों का इंटेंशन एक जैसा ना हो, कॉमन नहीं हो, तब तक वो व्यक्ति इस धारा के तहत लायबल नहीं माना जाएगा। चीजें क्लियर होगी। चलिए, आप कहते हैं ना भैया बनारस आए और बनारस का पान नहीं खाया तो क्या खाक बनारस आए। वैसे ही अगर सेक्शन 34 पढ़ रहे हो और एक इंपॉर्टेंट एक आध केस लॉ नहीं पढ़ा तो फिर बेकार है पढ़ना। तो चलिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक केस लॉ उसको पढ़ते हैं, मजे में समझा दूंगा। इसका नाम है बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पेरर। यह है 1925 का मामला। इसमें क्या हुआ था, चलिए मैं ऐसे नॉर्मली आपको बताता हूँ एक कहानी की तरह। वैसे कहानी तो हुई थी तो, लेकिन चलिए बताता हूँ। 4 व्यक्ति थे इसमें भी। 4 व्यक्ति का चारों ने प्री प्लान करा। प्लान करने के बाद चले गए भैया ये चोरी करने। कहाँ चले गए? पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, चले गए। 2 लोग को कह दिया भैया तू ऐसा है बाहर ही खड़ा रहे, और 2 जो है अंदर चले गए। अंदर जैसे गए तो देखा भैया पोस्ट मास्टर तो नोट गिनता जा रहा। बहुत सारे पैसे उसके पास थे और वो नोट गिन रहा था। तो 2 व्यक्ति अंदर घुसे थे, मांगा भैया पैसा दे वापस, मेरे बैग में सारा पैसा डाल दे। पोस्ट मास्टर ने देने से मना कर दी। हाथापाई हुआ, नहीं मान रहा था, उठाया निकाला पिस्टल मार दिया गोली पोस्ट मास्टर के। पोस्ट मास्टर तो भैया तुरंत ही निकल पड़ा ऊपर। सारा पैसा उन्होंने भर लिया। जितने जो भी पुलिस आई होगी वो सब भग लिए। एक पकड़ा गया जिसका नाम है बरेंद्र कुमार घोष। बरेंद्र कुमार घोष वो व्यक्ति था जो कि बाहर खड़ा था, वो पकड़ा गया। तो फिर यहाँ पे पकड़ा कौन गया? बरेंद्र कुमार घोष, जो कि अगर हम फैक्ट नॉर्मल बात करें तो चोरी तो वो नहीं कर रहे थे, लेकिन वो साथ में थे और सबके बीच एक प्री प्लान हुआ था कि हम लोग वहां जाके चोरी करेंगे। तो यहाँ पे ये है कि चलो चोरी के लिए तो बरेंद्र कुमार घोष तो लायबल होंगे, क्योंकि भैया उनका प्री इंटेंशन क्या था? चोरी करना। लेकिन जो मर्डर हुआ है पोस्ट मास्टर का, उसके लिए लायबल होंगे? तो उसका उत्तर है यस, लायबल होंगे। चूंकि चोरी को एग्जीक्यूट करने के पर्पस के लिए गोली चलाया गया। अगर गोली ना चलाया जाता तो चोरी एग्जीक्यूट नहीं होता। तो चोरी को एग्जीक्यूट करने के लिए जो गोली चलाया गया, तो ये कहेंगे कि यहाँ चोरी और यहाँ मर्डर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, जिस वजह से यहाँ पे ये है कि जो वीरेंद्र कुमार घोष है वो 302/34 के तहत लायबल माने जाएंगे। ये छोटा सा केस था, आपको समझा दिया मैंने। चलिए, जैसे मैंने बताया कि चोरी और मर्डर रिलेटेड है एक दूसरे से, इसलिए वो लायबल ठहराते हैं। एक एग्जांपल सपोज करो, 4 व्यक्ति फिर से चले गए किसी के घर चोरी करने। ठीक है, चोरी कर लिया, सारे वापस आने लगे। उसमें से एक व्यक्ति था, वो किसी व्यक्ति वहां पे किसी महिला था उसका रेप कर देते हैं। तो बाद में फिर जब पकड़े जाते हैं सारे लोग, तो ये कहा जाता है कि भैया जो रेप का मामला है क्या सब पे लगेगा? क्योंकि पर्टिकुलरली किसी एक बंदे ने रेप करा है, तो क्या रेप का मामला सब पे लगेगा? क्योंकि भैया कहीं ना कहीं इंटेंशन क्या था चारों का? चोरी करने जाना, रेप करना इंटेंशन नहीं था फिलहाल, लेकिन कहीं ना कहीं चारों व्यक्ति शामिल तो थे। तो यहाँ पे ये यहाँ हेल्ड किया गया कि जो रेप है, अगर आप रेप ना भी करते तो चोरी कर लेते। यहाँ पे जो चोरी है और यहाँ पे जो रेप है, दोनों रिलेटेड नहीं है। तो रेप के लिए सिर्फ पर्टिकुलर वही व्यक्ति लायबल होगा जिसने रेप करा है, बाकी सब लोग चोरी के लिए लायबल होंगे। चीजें समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? चलो ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सिर्फ एक व्यक्ति लायबल होगा। उस केस में जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 4 व्यक्ति जो डी ने गोली चला दी थी, वहां पे चारों व्यक्ति मर्डर के लिए लायबल नहीं होंगे, क्योंकि प्री अरेंज प्लान नहीं था। देखिए, कुल मिलाकर कॉमन इंटेंशन का मेन मोटिव है कि अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सामान्य इंटेंशन से, कॉमन इंटेंशन से एक प्री प्लान करके किसी भी घटना को एग्जीक्यूट करते हैं, तब जाके चारों लोग लायबल माने जाएंगे। हाँ, इसमें जैसे कि एक क्वेश्चन है कि क्या फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है? जैसे कि अगर 4 व्यक्ति अपराध करें तो क्या चारों को होना जरूरी है? तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। तो इस पे आपको एक कुछ बताने जा रहा हूं कि फिजिकल प्रेजेंस कहाँ जरूरी है। जैसे मैंने जितने भी केसेस बताए थे, फिजिकल प्रेजेंस जरूरी था, चारों का व्यक्ति का होना अनिवार्य था। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे फिजिकल प्रेजेंस ना होने के बाद भी धारा 34 जो है उस पर अप्लाई हो जाता है। वो कैसे? एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। जैसे कि सपोज करिए ताज होटल में कुछ साल पहले बहुत दुखद घटना हुई थी, ब्लास्ट केस हुआ था ताज होटल में। तो
क्या उसमें जितने भी अपराधी थे क्या वो उस समय प्रेजेंट थे? कुछ ऐसे थे जो कि फोन पे उनको डायरेक्शन दे रहे थे, उनको बता रहे थे कि कब क्या एग्जीक्यूट करना है। तो जो फिजिकल प्रेजेंट थे वो भी लायबल होंगे और जो फोन पे उनको डायरेक्शन दे रहे थे वो भी लायबल होंगे। तो यहाँ पे यही था कि मेरे समझाने का मोटिव कि क्या फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है। तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है या नहीं जरूरी। चलिए ठीक है। एक केस और समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने बरेंद्र कुमार घोष का समझ लिया था। बरेंद्र कुमार घोष जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉ, उसको रट लीजिए। और इसको पोस्ट मास्टर केस भी कहा जाता है क्योंकि सारा जो घटना हुआ था पोस्ट ऑफिस के अंदर हुआ था और मारा कौन गया था? पोस्ट मास्टर। इस वजह से इसको पोस्ट मास्टर केस भी कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा केस है जिसको पोस्ट मास्टर केस कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा भैया, बरेंद्र कुमार घोष। ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। इसका नाम है महबूब शाह वर्सेस इंपेरर। ये 1945 का मामला है। इसमें क्या घटना हुआ था मैं आपको बता देता हूं। कुमार घोष वर्सेस इंपेरर, ये 1945 का मामला है। इसमें हुआ था कि इसमें दो पक्ष की बात हम कर रहे हैं। ठीक है। एक तरफ दो व्यक्ति, मतलब ऑलमोस्ट 6 व्यक्ति थे। इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति थे 6 व्यक्ति थे। एक तरफ दो व्यक्ति जिसका नाम है इलाहाबाद और हमीदुल्ला, दोनों मित्र थे। अगर हम दूसरी तरफ की बात करें तो दूसरी तरफ कौन थे? सबसे पहले मोहम्मद हुसैन शाह, दूसरे हैं वाली शाह। वाली शाह कौन थे? हुसैन शाह के लड़के। फिर एक गुलाम कासिम शाह, हुसैन शाह के भतीजे। और चौथा है महबूब शाह, जिसपे पूरा स्टोरी बेस है। तो चलिए इसको समझते हैं। फैक्ट क्या हुआ था, इसमें क्या कहानी है। तो अलाहाबाद और उसके दोस्त हमीदुल्ला ये चले गए, एक व्यक्ति जो कि मोहम्मद हुसैन है, इनके फील्ड पे, इनके प्लॉट पे चले गए जो कि इंडस नदी किनारे था। उस केस पे चले गए और उन्होंने रीड्स काटना इकट्ठा कर दिया, रीड्स काटना शुरू कर दिया। अब रीड्स क्या है? तो चारा वारा मान लीजिए, घास फूस तकड़म चकड़म, किस वजह से मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें खेत में से कट करने लगे, चारा वारा ऐसा कुछ। तो इतने में क्या है, जैसे ही अलाहाबाद और हमीदुल्ला ने रीड्स कट करना स्टार्ट किया, उन्होंने स्टॉक जमा भी कर लिया। पता चल गया किसको? मोहम्मद हुसैन को, जिसकी वो प्लॉट थी, जिसका वो प्लॉट था, उसको पता चल गया। वो आके रोका, नहीं माना। फिर उसने क्या किया? गुलाम कासिम शाह को बताया। गुलाम कासिम शाह हुसैन शाह का लड़का, उसको पता चला। वो पहुंच गया भैया, 30 मार खाता, चल गया उसके पास। जैसे वो वापस जा रहे थे, रोका उसको। मैंने बोला उसको ऐसा है, गुलाम शाह ने बोला किसको? हमीदुल्ला और अलाहाबाद को, कि जितने भी तूने कट किए इसे दे दे, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। अलाहाबाद जो था वो अपने टेंशन में था, तो भैया मैं नहीं दे रहा, जो करना कर ले। तो इतने क्या हुआ भैया, घूसलाट स्टार्ट हो गई, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। तो गुलाम कासिम साहब पड़ गए ढीले। अब ढीले पड़ गए, कहाँ दो और कहाँ इकला। तो जब ये ढीले पड़े, ये चिल्लाए भैया बचाओ बचाओ करके, सपोर्ट के लिए हेल्प मांगा। तो पहुंच गए वाली शाह और महबूब शाह। वाली शाह जो हुसैन शाह के लड़के, और महबूब शाह, दोनों पहुंच गए वहां पे। दोनों गुस्से में बंदूक बंदूक लेके, एकदम दोनों पिस्टल लेके वहां पहुंच गए। तो वहां उन्होंने क्या किया, जब देखा लड़ाई झगड़ा, तो उन्होंने क्या किया, जो वाली शाह थे उन्होंने इलाहाबाद को शूट कर दिया। और इलाहाबाद तो तुरंत ही चला गया ऊपर, खत्म कहानी, मर गया। वाली शाह ने इलाहाबाद को शूट कर दिया। अब आए महबूब शाह। महबूब शाह ने हमीदुल्ला पे गोली चलाई, लेकिन हमीदुल्ला मरा नहीं, बच गया। तो ये था तो फैक्ट ऑफ द केस। यहां क्या था कि क्या सेक्शन 34 अप्लाई होगा? क्यों? सब सब भाग गए वहां से। क्या हुआ, केस में जितने भी थे सब भाग गए, पकड़ा गया महबूब शाह। और महबूब शाह पे चार्ज लगा दिया 302 का कि भैया इसने मर्डर किया। चूंकि गोली इसने जिसपे चलाई थी वो बंदा मरा नहीं था। मरा कौन था? जिसपे वाली शाह ने गोली चलाई थी। तो क्या मैं क्यों लायबल हूं? महबूब से कह रहा है यार मैंने तो गोली चलाई लेकिन वो मरा तो नहीं, तो मैं मर्डर के लिए क्यों लायबल हूंगा? तो यहाँ कोर्ट ने उसको जो है 7 साल का सजा सुना दिया, ट्रायल कोर्ट ने। तो फिर उसने अपील करा। तो जो प्रीवी काउंसिल थे उन्होंने ये कहा कि ऐसा है, दोनों व्यक्ति अलग अलग ऑफेंस के लिए लायबल होंगे। जो महबूब शाह उन्होंने मर्डर नहीं किया, तो वो मर्डर के लिए लायबल नहीं होंगे, वो 307 के लिए लायबल हो सकते हैं, वो मर्डर के लिए लायबल नहीं होंगे।
क्योंकि क्योंकि ये लोग प्री प्लान करके नहीं आए थे, वो सिर्फ और सिर्फ हेल्प करने आए थे। गुलाम कासिम शाह ने जब आवाज लगाई तो ये सिर्फ हेल्प करने की, मदद करने की भावना से जब वो लोग आए, तो यहाँ पे कॉमन इंटेंशन लागू नहीं हो रहा। वो लोग प्री प्लान करके नहीं आए कि चलो मैं तो उसको मार देना, मैं उसको मार दूंगा, कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था यहाँ पे। तो यहाँ पे 34 जो है अप्लाई नहीं होता है। तो महबूब साहब को बाद में जो है मर्डर के लिए लायबल नहीं ठहराया गया। प्रीवी काउंसिल ने इस पे रोक लगा दी कि भैया ऐसा है कि इनको मर्डर के लिए पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। हाँ, इन्होंने जान से मारने की कोशिश करी तो 307 भले ही अप्लाई हो जाएगा, लेकिन मर्डर के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। तो आशा करता हूं कि महबूब शाह वाला भी केस आपको समझ में आया होगा, और फिर से ऐसे पढ़ते रहेंगे, मजा आएगा पढ़ने में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। और कुछ नहीं, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।